Hello aspirants and welcome back to Sarthi IAS. This is Shraddha and today's lecture of our reasoning module. कल के लेक्चर में हमने हमारा लेक्चर 7 कंप्लीट किया था एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट. कल हमने ब्लड रिलेशंस कंप्लीट किए थे एंड आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा अगला चैप्टर जो कि है पजल टेस्ट का. अब क्या होता है ये पजल टेस्ट, कितने टाइप हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है, हम सब देखेंगे. समझेंगे कि क्या है यहाँ से और पढ़ाए हैं practicing the questions of the chapters that are being taught here, because understand वो सॉलिडिफाइड नहीं होगा. प्रैक्टिस के बिना ना मैथ्स में पार पड़ेगी, ना ही रीजनिंग में पार पड़ेगी और ना ही इंग्लिश में पार पड़ेगी. सो प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन. अच्छी अच्छी किताबें उठाइए, आप एस चांद उठाइए वर्बल रीजनिंग की, उसमें से जितने क्वेश्चंस तुम कर सकते हो करो. हमारे जो मॉड्यूल्स हैं, प्रैक्टिस शीट्स हैं, उनको सॉल्व कीजिए. यू कैन कॉन्टैक्ट द टीम एंड गेट योर मटेरियल फ्रॉम देयर, बट ट्राई टू सॉल्व एज मच क्वेश्चंस एज पॉसिबल ताकि तुम्हारी जो कॉन्सेप्ट की नींव है वो एकदम सॉलिड हो जाए. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अगले चैप्टर से जो कि कौन सा है, सॉरी गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पजल टेस्ट. ना क्या होता है ये पजल टेस्ट, तो पहले एक बार उसका ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं कि पजल टेस्ट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. दिस चैप्टर इंक्लूड्स क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ पजल्स इन्वॉल्विंग सर्टेन नंबर ऑफ आइटम्स व्हिच मे बी पर्सन और थिंग्स. बेसिकली क्या किया जाएगा ना, तुम्हें एक पजल कुछ 6 से 7 स्टेटमेंट दे दी है एंड आई एम आस्किंग यू कि ठीक है, दिस इज अ गिवन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आई हैव गिवन टू यू. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू आंसर मी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव गिवन यू. तो सबसे पहले तो जो इंफॉर्मेशन तुम्हें दी गई है, तुम्हें पूछा आंसर तुम्हें तुरंत तुरंत. अब ये जो क्वेश्चन होते हैं ना कि ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वाले, ये पता है क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं. एक क्वेश्चन करोगे 5 आंसर निकालोगे. कैसे? इस एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पे तुमसे 5 आंसर पूछे गए हैं, यानी अगर तुमने इंफॉर्मेशन को डिकोड अच्छे से कर लिया है तो एक ही बारी में तुम सीधे 5 नंबर उठाओगे, है ना. तो इसलिए भी ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज ये हमें मैक्सिमम एक्यूरेसी और मैक्सिमम मार्क्स देकर के जाते हैं इन द रीजनिंग सेक्शन. यू आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज द गिवन इंफॉर्मेशन, कंडेंस इट इन अ सुटेबल फॉर्म एंड आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड. अब उसको किस तरीके से एनालाइज करना है वो तुम्हारा पर्सनल एक मेथड हो सकता है, या फिर क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड कर सकता है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में कितने फैक्टर्स हैं, कितनी पर्सपेक्टिव्स हैं, किन किन चीजों को ये आपको कंसिडर करना है, वो हर उस चीज पे डिपेंड करेगा. तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन इसका पैटर्न यहाँ पे वेरी करता है, तो वो हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन ही अलग अलग देखेंगे. स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से, बहुत बेसिक एग्जाम्पल से देखेंगे सबसे पहले एक बार, बिकॉज हमें को एक बार अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि पजल टेस्ट आखिर होता क्या है. बिकॉज देयर माइट बी मेनी ऑफ दोज कि जो रीजनिंग को अभी पहली बार देख रहे हैं एंड हु नॉट दैट कंफर्टेबल विद रीजनिंग, तो हमें उनका भी ध्यान रखना है. इसलिए हम सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे ताकि हमें एक पजल टेस्ट का अंडरस्टैंडिंग बेसिक आ सके. ना देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस.
अब हमारे पास में यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। हमारे पास कितने स्टेटमेंट दिए हुए हैं? तो 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला देखो, देयर आर 5 फ्रेंड्स। कितने लोग हैं यहाँ पे? सर 5 लोग हैं। मैंने रफ कॉपी में क्या किया, मैंने रफ कॉपी में 5 लोग लिख लिए। एक 1 2 3 4 and 5 people। सोनल, रठीश, मनोज, अशोक और गिरीश। अब मैं क्या करूंगी, पूरे नाम नहीं लिखूंगी, इनके नाम के पहले लेटर्स ले लूंगी, टाइम भी तो बचाना है ना हमको। तो S R, आगे क्या था? MA और G, MA और G। अब ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है ना, ये इन 5 लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमारे बेस आइटम्स हमें मिल गए हैं कि क्वेश्चन को डिकोड किस में करना है, इन 5 लोगों में करना है। अब क्या बोला गया है? सोनल इज शॉर्टर देन रतीश बट टॉलर देन गिरीश। ये ऐसे बोल रहे हैं कि सोनल जो है वो शॉर्टर है किससे? रतीश से तो शॉर्टर हैं और गिरीश से टॉलर हैं। क्या बोल रही हैं कि जो हमारी सोनल है, हम लिख लेते हैं सोनल, वो शॉर्टर है किससे? रतीश से। किससे शॉर्टर है? यानी कि रतीश से छोटी है। तो मान लेते हैं कि रतीश की हाइट बड़ी है, सोनल की हाइट इससे छोटी है। लेकिन टॉलर है किससे? गिरीश से। तो गिरीश की हाइट सोनल से छोटी है और सोनल की हाइट गिरीश से बड़ी है। तो यानी कि 5 के सीक्वेंस में, अब देखो जहां पर हाइट का सीक्वेंस आ रहा है तो यहां पे वर्टिकल ऑर्डर में अरेंजमेंट किया करो। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगी कि कहां पे कौन कौन से अरेंजमेंट काम करते हैं। अभी मान लेते हैं हमारे पास 5 लोग थे, सोनल, रतीश, गिरीश, मनोज और अशोक। हमें सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोला गया कि सोनल जो है वो रतीश से तो छोटी है लेकिन गिरीश से बड़ी है। तो पहला ऑर्डर तो मेरे पास में ये आ गया। तो 5 लोग होंगे जिसमें से एक सबसे बड़ा होगा, फिर एक उससे छोटा, फिर एक उससे छोटा, फिर एक उससे छोटा और एक सबसे छोटा। अब इस 5 के ऑर्डर में ये 3 लेटर्स तो ऐसे आएंगे, ये हमें पता चल गया है। बट जरूरी नहीं है कि ये इमीडिएट हो, इनके बीच में भी लोग हो सकते हैं। लेकिन ये हमें पता है कि R जो है वो S के ऊपर आएगा और G जो है वो S के नीचे आएगा और S इन दोनों के बीच में आएगा। पहला स्टेटमेंट से हमने ये इंफॉर्मेशन निकाली। दूसरा देखो, मनोज इज द टॉलेस्ट। मनोज इज टॉलेस्ट यानी कि सबसे ऊपर वाले पे तो M हम लिख देते हैं कि मनोज सबसे बड़ा है। अब मुझे एक बात बताओ, आगे हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अशोक इज अ लिटिल शॉर्टर देन रतीश एंड अ लिटिल टॉलर देन सोनल। अब मुझे एक बात बताओ, इसने बोला है कि अशोक जो है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि अशोक जो है अरे भाई इसने बोला है कि अशोक, जैसे हमने ये बनाया था वैसे ही बोला गया है कि अशोक जो है वो रतीश से थोड़ा सा छोटा है लेकिन सोनल से ये बड़ा है, सोनल से ये बड़ा है। तो इतना हमें पता चल गया है कि 5 लोगों में से एक तो अरेंजमेंट ये है जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन हमें इतना पता चल गया कि इन दोनों के बीच में ए है, ये डायरेक्टली नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये सीक्वेंस है दैट मींस M तो सबसे बड़ा है और ये 3 गिरीश से भी ऊपर हैं, तो सबसे नीचे या सबसे छोटा कौन होगा? गिरीश होगा, बिकॉज टोटल मेंबर्स कितने दे रखे हैं? 5 ही दे रखे हैं। दैट मींस सीक्वेंस क्या बनेगा? जी को हम यहां लिख देंगे, इसके ऊपर क्या बच गया? सोनल, उसके ऊपर क्या हो गया? अशोक, और फिर उसके ऊपर हो गया रतीश। यानी कि 5 लोगों की हाइट का जो सीक्वेंस है वो ये है। सीक्वेंस बनाने में कोई दिक्कत आई? डिकोड करने में कोई दिक्कत आई? अभी तक तो हमें नहीं आई है। चलो अब क्वेश्चन देखो, हु इज द शॉर्टेस्ट? बताओ सबसे छोटा कौन है? तो सर सबसे छोटा गिरीश है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इफ दे स्टैंड इन द ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स हु विल बी इन द मिडल? बताओ ऑर्डर ऑफ हाइट्स में मिडल कौन से हैं? 2 ऊपर 2 नीचे, मिडल में आ गया आपका अशोक। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अशोक। हु इज द सेकेंड टॉलेस्ट? बताओ सेकेंड टॉलेस्ट कौन है? टॉलेस्ट तो कौन हो गया? मनोज। सेकेंड टॉलेस्ट कौन हो गया? रतीश। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रतीश। अगला क्वेश्चन देखो, हु इज
टॉलर देन अशोक बट शॉर्टर देन मनोज। बोल रहा है कि अशोक से बड़ा और मनोज से छोटा कौन है? तो सर अशोक से बड़ा आर है और मनोज से छोटा, इन दोनों के बीच में एक ही है आर। तो आंसर क्या हो जाएगा? रथीश, ऑप्शन नंबर बी। एंड इफ दे स्टैंड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग हाइट्स, इंक्रीजिंग हाइट्स के ऑर्डर में मतलब सबसे पहले सबसे छोटा और फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते, तो कैसे कौन होगा सबसे पहले खड़ा? सबसे पहले गिरीश होगा, फिर उसके बाद सोनल खड़ी होगी, फिर अशोक होगा, फिर रतीश होगा और फिर मनोज होगा। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में खड़े हो गए। हु विल बी द सेकेंड? सेकेंड पोजिशन पे कौन आएगा? सोनल आएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सोनल। समझ में आ गया? तो ये होता है पजल टेस्ट का क्वेश्चन। एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन तुम्हें दी हुई थी, उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को तुमने डिकोड किया, एक सीक्वेंस तैयार किया, फिर उस सीक्वेंस पे तुमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तुम्हें क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर देना है या फिर आंसर कर देना है। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये तो देखो बहुत एक बेसिक क्वेश्चन था, एक्चुअल में क्वेश्चन इतने इजी नहीं आएंगे, किस टाइप के आएंगे वो अभी तुम एक्सरसाइज में देखना। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है वो इस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देयर इज अ ग्रुप ऑफ 6 पर्सन, 6 लोगों का ग्रुप है। कौन कौन? ए बी सी डी ई एफ फ्रॉम अ फैमिली। ठीक है सर, हमें बोल रखा है 6 लोग दे रखे हैं। कौन कौन? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। लिख लिए, एक साइड में एक क्राइटेरिया लिख लिया। आगे क्या क्राइटेरिया दिया है? अब देखो, एक तो 6 लोगों के नाम दिए हुए हैं और उनके प्रोफेशन दिए हुए हैं। क्या क्या है? प्रोफेसर है, मैनेजर है, लॉयर है, जूलर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। तो सर एक जगह हमने एक क्राइटेरिया लिख लिया, दूसरी जगह हमने दूसरा क्राइटेरिया लिख लिया। तो ये जो प्रोफेशंस दिए हुए इनके फर्स्ट लेटर्स देख लो, पी एम एल जे डी ई लिख लेते हैं। पी एम एल जे डी ई। अब इन 6 लोगों में कौन कौन सा प्रोफेशन फॉलो करता है वो हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता है, वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट हमें पता चलेगा। ठीक है, दूसरा देखो, द डॉक्टर। अब देखो यहां पे ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन है, तो पजल टेस्ट के अंदर ही इन्होंने ब्लड रिलेशन भी डाल दिया है। द डॉक्टर इज द ग्रैंडफादर ऑफ एफ हु इज अ प्रोफेसर। अब हमें ये पता चल गया कि एफ का पहला तो एफ जो है वो प्रोफेसर है, तो पहले हमने क्या लिखा? एफ जो है ये प्रोफेसर है और इसके ग्रैंडफादर यानी कि एक जनरेशन ऊपर इसके फादर और फिर इसके ऊपर एक और जनरेशन, जो भी इसके ग्रैंडफादर हैं उनका प्रोफेशन क्या है? उनका प्रोफेशन डॉक्टर है। इतना फैमिली ट्री बना लिया, आगे चलते हैं। द मैनेजर डी इज मैरिड टू ए। डी जो है ये वाला डी, डॉक्टर वाला डी नहीं, ये जो डी है ये ए से मैरिड है। डी का प्रोफेशन क्या है? तो डी जो है वो मैनेजर है। डी क्या है? मैनेजर है और ये इसने ए से शादी की हुई है। ठीक है। सी द जूलर। अब इसने बोला है सी जो है वो ज्वेलर है। सी जो है वो क्या है? वो है ज्वेलर। इज मैरिड टू, इसने किससे शादी की हुई है? लॉयर से। किससे नहीं पता, लेकिन जिससे भी की है वो क्या है? वो लॉयर है। तो डॉक्टर हो गया, प्रोफेसर हो गया, लॉयर हो गया, ज्वेलर हो गया और मैनेजर हो गया। बचा क्या है? पी हो गया, एम हो गया, एल हो गया, जे हो गया, डी हो गया, बचा गया ई। तो पहले तो हमने देख लिया कि सारे प्रोफेशन हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए हैं, सारे प्रोफेशन हो गए हैं, सिर्फ इंजीनियर बचा है और हमें सिर्फ ए का प्रोफेशन नहीं पता है। तो ए का प्रोफेशन पता चल गया कि ए क्या है? इंजीनियर है। सॉर्टेड हो गया है, डी एंड ए हस्बैंड वाइफ है, डी का प्रोफेशन मैनेजर है, ए जो है वो इंजीनियर है। आगे पढ़ो। B इज द मदर ऑफ F एंड E। B जो है वो F एंड E की मदर है। अब मुझे एक बात बताओ, ये इसका ग्रैंड वो है, क्या है इसका? ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर जो भी है। तो इसकी मम्मी कौन होगी? इसकी बहू। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ कोई हस्बैंड वाइफ थे, उनकी वाइफ जो थी वो बी थी, उनकी वाइफ कौन थी? बी थी। वो किस किस की मदर है? एक तो ई की और एक एफ की। एफ तो लिखा हुआ है, तो मतलब इनका एक और बेटा होगा ई, जिसका प्रोफेशन हमें नहीं पता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड देयर आर 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली। 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली। तो मुझे एक बात बताओ, एक मैरिड कपल तो हो गया ये और एक मैरिड कपल हो गया ये।
लॉयर, जूलर, डॉक्टर, एम इंजीनियर एंड एफ एंड ई। दो मैरिड कपल्स होंगे, ठीक है। अब इन दोनों की मम्मी है तो मतलब ये तो सिबलिंग हो गए, ई और एफ तो, यानी ई और एफ तो सिबलिंग हो गए, इनका कोई मैरिड कपल में रोल नहीं है। बचे कौन कौन? एक तो बचा ए और डी, और दूसरा क्या बचा? सी और एल। अब मुझे बताओ, हाँ अभी तो ई भी बचा है, इंजीनियर। अच्छा, ए डी, हमने ई नहीं लिखा, सॉरी गाइस। अभी इंजीनियर ये कंफर्म नहीं हुआ है तो इसको हम इंजीनियर नहीं मानेंगे, ठीक है। अभी हम इतना ही, इंजीनियर ए भी हो सकता है, ई भी हो सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, ये ज्वेलर है, ये लॉयर है, तो एक हस्बैंड वाइफ ऊपर होंगे जो दादा दादी हैं, फिर उनके बेटे और बहू होंगे, और फिर उनके दो बच्चे होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, ए और डी मैनेजर, और ये तो फिक्स है प्रोफेशन, जूलर और लॉयर, तो इन ये कपल तो ऊपर नहीं आ सकता। बचा कौन सा कपल? ये वाला। तो क्या ये यहां आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो फिर अगर मान लो कि डी का प्रोफेशन तो हमें पता है कि ये मैनेजर है, किसका नहीं पता? ए का। तो यानी कि डॉक्टर कौन है? ए है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब यहां पर बी मदर है, ये तो हमें पता है, तो दूसरा कपल यहां आ जाएगा। तो बी तो हो गई कौन? लॉयर। और सी कौन हो गया इसका? हस्बैंड, या जो भी वाइफ है हस्बैंड हो गया, और ये कौन है? ज्वेलर। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया डी और ए कपल है, जिसमें से डी मैनेजर है, ए डॉक्टर है। इनके बेटे बहू है सी और बी। सी है ज्वेलर, बी है लॉयर। इनके दो बच्चे हैं ई और एफ। एफ तो है क्या? प्रोफेसर। प्रोफेशन कौन सा बचा? इंजीनियर, यानी कि ई जो है वो क्या है? इंजीनियर है। तो ये फैमिली ट्री बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। अब क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ ई? बताओ, ई का प्रोफेशन क्या है? सर ई हमारा इंजीनियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ई का प्रोफेशन क्या है? इंजीनियर। इसका तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है ये, देखो। हाउ इज ए रिलेटेड टू ई? ए ई से कैसे रिलेटेड है? तो ए क्या है इसका? ग्रैंड फादर है, ठीक है। ए क्या है इसका? ग्रैंड फादर है। ये तो हमें दे रखा था ना क्वेश्चन में सबसे पहला, कि देयर इज द डॉक्टर इज द ग्रैंडफादर ऑफ एफ। तो ए क्या है? ग्रैंडफादर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? बताओ, कैसे पता चलेगा मेल मेंबर्स कितने हैं? कपल है तो दो तो वाइफ हो गई, दो तो औरतें हो गई, तो दो तो मेल यहां हो गए। इन दोनों में से बताओ, इन दोनों में कैसे पता चलेगा कि कौन है कि कौन नहीं है? तो हमने दो तो पता चल गए, लेकिन ई और एफ का जेंडर हमें नहीं पता, तो हम इसे डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ ए? बताओ, ए का प्रोफेशन क्या है? ए हमारा डॉक्टर है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बताओ। व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द पेयर्स ऑफ कपल? बताओ, कपल कौन कौन से हैं? ए और डी हैं, बी और सी हैं। है क्या ऑप्शन में? ए और डी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखा तुमने, एक इंफॉर्मेशन को डिकोड करने से 5 नंबर एक झटके में मिल गए हैं। 5 क्वेश्चन डिपेंडेंट थे इस एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर, इसलिए ये पजल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन डिकोड कर लिया एक बार, उसके बाद में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जो तुम्हें आएगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के अंदर। तो चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। अब मैं आपको 5 मिनट का समय देती हूं, आप इस इंफॉर्मेशन को पढ़ करके थोड़ा सा, अब ये सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर क्वेश्चन है कि एक बेंच पे लोग बैठे हुए हैं, कितने? 5 लोग बैठे हुए हैं, उनके अरेंजमेंट को डिकोड करना है कि वो किस तरीके से बैठे हुए हैं। तो पहले आप इसको स्टेटमेंट को पढ़ो एंड कोशिश करो खुद से करने की। 5 friends A, B, C, D and E are sitting on a bench. सबसे पहले मैंने लिख लिया कितने लोग हैं, तो सर 5 लोग हैं। कौन कौन है? A, B, C, D, E। पांचों एक बेंच पे बैठे हुए हैं। अब किस ऑर्डर में बैठे हुए हैं वो मुझे डिकोड करना है। पहला,
ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, ए जो है वो बी के जस्ट बाद बैठा हुआ है। अब वो ऐसे भी हो सकता है कि ए पहले है और फिर बी है, या फिर ये हो सकता है कि बी पहले है और फिर ए है। दोनों पेयर्स पॉसिबल हैं, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन, सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, यानी कि ए बी या फिर बी ए और फिर सी डी या फिर डी सी। समझ में आ गया, सिमिलर था। D इज नॉट सिटिंग विथ E, यानी कि D की एक साइड तो C है लेकिन दूसरी साइड E नहीं होगा, E के अलावा कोई होगा। D के एक साइड तो C है और एक साइड E नहीं होगा, कोई और होगा, E नहीं होगा बस। ठीक है ना, आगे बढ़ो। E इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच। ये जो हमारी बेंच है इसका लेफ्ट मोस्ट एंड कौन सा है, तो ये वाला है, यानी कि ई तो हमारा यहां पर बैठा हुआ है। इतना समझ में आ गया, तो एक की तो पता चल गई पोजीशन। सी इज ऑन द सेकेंड पोजीशन फ्रॉम द राइट, राइट से मान लो एक यहां पे, दो यहां पे, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसने बोला है कि राइट से सेकंड पोजीशन पे सी बैठा हुआ, यानी कि फर्स्ट और सेकंड, तो यहां पे आपका सी बैठा हुआ है। दो लोगों की पोजीशन पता चल गई, ई यहां है, सी वहां है। आगे पढ़ो। ए इज ऑन द राइट साइड ऑफ द बी, ए जो है वो बी की राइट साइड में है। दैट मीन्स अगर बी यहां बैठा, दैट मीन्स ये है कि ये है, इधर तो बी की राइट साइड में हो गया और इधर बी की लेफ्ट साइड में हो गया। बताओ यहां क्या लिखा है, ए जो है वो बी की राइट साइड में है, यानी कि ये वाला पैटर्न होगा। ए जो है वो बी की तो राइट साइड में है और ई की लेफ्ट साइड में है, एंड राइट साइड ऑफ द ई, और ई की भी राइट साइड में है। ई की कहां है, राइट साइड में है, इसकी भी राइट साइड में है और इसकी भी राइट साइड में है, दोनों की राइट साइड में है। हाँ ठीक है, तो यानी कि ये वाला पैटर्न है। अब E के पास में D तो नहीं हो सकता, ये मुझे पता है। दैट मीन्स यहां पे ये वाला होगा, तो B हम मान लेते हैं यहां पे और A हम मान लेते हैं यहां पे। तो इससे क्या हुआ, A B की भी राइट साइड में है और E की भी राइट साइड में है। यहां D क्यों नहीं होगा, बिकॉज स्टेटमेंट में क्लियरली लिखा हुआ था कि D के लेफ्ट में तो C है यहां पे, तो यानी कि यहां पे C है तो इसके अगला कौन हो जाएगा, D हो जाएगा। तो पैटर्न क्या है बेंच पे, पहले E बैठा है, फिर B है, फिर A है, फिर C है और फिर D है। ये लेफ्ट एंड से है और ये राइट एंड से है। बन गया पैटर्न स्टेटमेंट को देख के। अब क्वेश्चंस पे आओ। वेयर इज E सिटिंग, A कहां बैठा हुआ है, A कहां बैठा हुआ है, B और C के बीच में। ऑप्शन में देखो, बिटवीन C एंड E, B एंड D, D एंड C, B एंड C। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर, बी और सी के बीच में ये। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हु इज सिटिंग इन द सेंटर, बताइए 5 लोग हैं, 2 इधर 2 इधर, सेंटर में कौन बैठा हुआ है, सेंटर में ए बैठा हुआ है। तो क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। सी इज सिटिंग बिटवीन, सी किन दोनों के बीच में बैठा हुआ है, सी किसके बीच में बैठा हुआ है, ए और डी के बीच में बैठा हुआ है। तो बताओ बिटवीन ए एंड डी, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी, डी कहां पे है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे, एक्सट्रीम राइट पे, पहले देखो डी है कहां पे। सर डी जो है वो एक्सट्रीम राइट पे है, वो लेफ्ट एंड हो गया, ये राइट एंड हो गया, तो डी कहां पे है, एक्सट्रीम राइट एंड पे होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एक्सट्रीम राइट। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी, बी की क्या पोजीशन है, बी कहां है, इधर बैठा हुआ, ई के राइट में बैठा हुआ है और ए के लेफ्ट में बैठा हुआ है। सेकंड फ्रॉम राइट, सेंटर सेकंड, अच्छा लेफ्ट से बताना है। देखो एक्सट्रीम पोजीशन पे तो नहीं है और सेंटर पे भी नहीं है, लेकिन लेफ्ट पोजीशन से ये सेकंड पे है, लेफ्ट साइड से सेकंड पोजीशन पे है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सेकंड फ्रॉम दी लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ, सॉरी व्हाट इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, ये वाला है, इसका तो हो गया ना। ये हो गए आपके 5 क्वेश्चन। इस तरीके से इस एक पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पे आपने वापस 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। इजी चल रहा है अभी तक, ऐसे ही चल रहा है बस, ठीक है, ऐसे ही चलेगा आगे भी। अब देखो,
अभी तक तो एक फैक्टर, पहले पहला टाइप का क्वेश्चन जो हमने देखा वहां पे दो फैक्टर्स थे, लोगों के नाम और उनके प्रोफेशन, ब्लड रिलेशन के ऊपर बेस्ड पजल था। दूसरा था सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड पजल। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, A training college has to conduct a refresher course for teachers of 7 different subjects. 7 different subjects के teachers हैं। कौन कौन से? Mechanics, Psychology, Philosophy, Sociology, Economics, Science and Engineering from 22nd July to 29th July। मैंने बोला कि एक वीक में तुम्हारी 7 पीरियड लगेंगे, 7 अलग अलग क्लासेस की। पहले वीक स्टार्ट होगा 22nd जुलाई से और खत्म होगा 29 जुलाई पे। अब तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है 7 क्लासेस को 7 दिन में, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या क्राइटेरिया है? हमारे पास 7 तो दिन है, 1 2 3 4 5 6 7, 22 23 24 25 26 27 28, कितने हैं? 7 हैं या 8 हैं? 22nd 23rd 24th 25 26 27 28, 28 तक ही तो होगा, जुलाई तक। चलो फिर भी हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट है हमारे पास में, ठीक है। अब इसने बोला है पहला स्टेटमेंट देखो, और पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से? मैकेनिक्स, साइकोलॉजी, फिलोसफी। मैकेनिक्स, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमी, साइंस एंड इंजीनियरिंग। इकोनॉमी, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। समझ में आ गया? आ जाओ अब स्टेटमेंट्स पे चलते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ो, द कोर्स शुड स्टार्ट विथ साइकोलॉजी, यानी कि 22 तारीख को किसका होगा? साइकोलॉजी का होगा। इतना तो हमें कंफर्म हो गया है, नो डाउट हियर। आगे चलो, 23rd जुलाई बीइंग संडे, 23 जुलाई जो है वो संडे होगा, इसलिए वो छुट्टी का दिन। अब समझ में आया हमें 8 दिन क्यों दिए हुए थे। 28 के बाद में अगला दिन कौन सा है? 29 तारीख है। अब इन्होंने बोला है कि 23 तारीख जो है ये संडे है, तो यहां पे छुट्टी हो जाएगी, संडे का हॉलीडे हो जाएगा, छुट्टी हो गई यहाँ पे। चलो तो फिर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और ये ऊपर भी सैटरडे था, डेज भी हमें पता चल गए। साइंस सब्जेक्ट शुड बी ऑन द प्रीवियस डे ऑफ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, यानी कि जब भी साइंस आप करा रहे हो इंजीनियरिंग से एक दिन पहले होगा। यानी मान लो इंजीनियरिंग हुआ आज, तो साइंस होगा उससे एक दिन पहले ऑर्डर में। इतना समझ में आ गया? चलो ठीक है। द कोर्स शुड एंड विथ मैकेनिक्स। एंड विथ मैकेनिक्स यानी कि 29 तारीख को किसका होगा? तो सर मैकेनिक्स का होगा। 2 चीजें कंफर्म हो गई। आगे चलो, फिलॉसफी शुड बी इमीडिएटली आफ्टर द हॉलीडे, यानी कि हॉलीडे के जस्ट अगले दिन किसका पेपर होगा? फिलॉसफी का होगा, ठीक है। आगे पढ़ो, देयर शुड बी अ गैप ऑफ 1 डे बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इंजीनियरिंग। अब मुझे एक बात बताओ, एक दिन का गैप होना चाहिए इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग के बीच में। अब इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग यहां भी आ सकते हैं कि इकोनॉमिक इंजीनियरिंग और बीच में साइंस, या फिर इकोनॉमिक इंजीनियरिंग और बीच में साइंस। और कोई कुछ दे रखा है इसके अंदर? ठीक है। द कोर्स शुड एंड विथ मैकेनिक्स, ठीक है। फिलोसफी शुड बी इमीडिएटली आफ्टर द हॉलीडे एंड देयर शुड बी अ गैप of 1 day between the economics and engineering। इसके अलावा भी तो उन्होंने कुछ तो दिया होगा। देखो मैकेनिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, कौन कौन सा हो गया? साइकोलॉजी हो गया, फिलॉसफी हो गया और मैकेनिक्स हो गया। अब सोशियोलॉजी बचा है, इकोनॉमिक्स बचा है, साइंस बचा है और इंजीनियरिंग बचा है। इन्होंने बोला है कि इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग के बीच में एक दिन का गैप होना
चाहिए। तो एक दिन का गैप यहां भी हो सकता है, एक दिन का गैप यहां भी हो सकता है। इसको कैसे कंफर्म करेंगे बताइए? इसको कंफर्म करने का कोई तरीका है क्या? लग रहा है आपको कि अच्छा किसी से तो कंफर्म कर सकते हैं हम? ओके, science subject should be on the previous day of engineering subject. Let me check this question if it is right or not. ओके वेट, इसमें एक स्टेटमेंट मिसिंग है। यहां पे इकोनॉमिक्स विल बी ऑन ट्यूसडे, इसको ऐड कर लेना एक स्टेटमेंट को ना। इकोनॉमिक्स विल बी ऑन ट्यूसडे। अब मेरे को एक बात बताओ, इकोनॉमिक्स विल बी ऑन ट्यूसडे, ये संडे है ये मंडे है, तो इकोनॉमिक्स कब होगा? यहाँ 25 तारीख को। तो इधर हम कर देते हैं इकोनॉमिक्स। ये स्टेटमेंट इसमें मिसप्रिंट हो गया है, इसमें दे नहीं रखा है, क्वेश्चन में ये है ना। अब आगे देखो, यहां पे बोला गया है इंजीनियरिंग और इकोनॉमी के बीच में एक दिन का फर्क है, और इंजीनियरिंग के एक दिन पहले साइंस है। दैट मीन्स यहां पे हो गई साइंस आपकी, यहां हो गई आपकी सॉरी सोशियोलॉजी, नहीं 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 नहीं, रुको, हाँ, यहां इकोनॉमिक्स हो गई और फिर यहां हो जाएगी इंजीनियरिंग। यहां हो गई इकोनॉमिक्स ऑन द ट्यूसडे। तो इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग के बीच में कितने दिन का गैप है? एक दिन का गैप है। तो यहां पे हो जाएगी इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग से एक दिन पहले किसकी क्लास होगी? साइंस की क्लास होगी। तो यहां आ जाएगी आपकी साइंस की क्लास। 6 में से एक सब्जेक्ट बताया सोशियोलॉजी, तो ये आ जाएगा यहां पे सोशियोलॉजी। हो गया अरेंज। 22 से लेके 29 तारीख तक हो गया। 22 को साइकोलॉजी, 23 को संडे की छुट्टी, 24 को फिलोसफी, 25 को इकोनॉमी, फिर साइंस, फिर इंजीनियरिंग, फिर सोशियोलॉजी और लास्ट में मैकेनिक्स। अब आओ क्वेश्चन पे। द फ्रेशर कोर्स विल रीस्टार्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट? स्टार्ट किससे हो रहा है? साइकोलॉजी से हो रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, साइकोलॉजी। विच सब्जेक्ट विल बी ऑन ट्यूसडे? इकोनॉमिक्स हो जाएगा, दे रखा है। विच सब्जेक्ट प्रीसीड्स मैकेनिक्स? मैकेनिक्स से जस्ट पहले कौन है? सोशियोलॉजी है। तो यहां पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़ो। हाउ मेनी डेज गैप इज देयर बिटवीन साइंस एंड फिलोसफी? अब साइंस कहां है? यहां पे है, और फिलोसफी कहां है? यहां पे है। दोनों में कितने दिन का गैप है? एक दिन का गैप है। आंसर क्या हो जाएगा? 1 डे। विच सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय साइंस? साइंस के जस्ट बाद क्या है? इंजीनियरिंग है। ये तो ऊपर दिया हुआ ही था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। 6 फ्रेंड है ए बी सी डी ई एफ सिटिंग इन अ क्लोज सर्कल फेसिंग द सेंटर। अब देखो ये सर्कल वाला क्वेश्चन आ गया कि 6 दोस्त बैठे हुए हैं एक सर्कल में। मान लेते हैं कि ये एक सर्कुलर टेबल थी, इसमें 6 दोस्त बैठे थे। तो एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां। ये 6 पोजीशंस थे। समझ में आ गया? लोग कौन कौन थे? ए बी सी डी ई और एफ। गॉट इट? चलो आगे देखो। अब इसमें पहला स्टेटमेंट पढ़ो, और सबका फेस कहां पर? ये देखना, सबका फेस सेंटर में है। सेंटर में फेस होने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अगर मैं सेंटर में फेस करके बैठी हूं, तो मेरा जो ये डायरेक्शन है ये मेरा राइट हो जाएगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मेरा राइट हो जाएगा और क्लॉकवाइज मेरा लेफ्ट हो जाएगा। टुवर्ड्स द सेंटर जब होता है ना फेस, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर जब फेस होता है तो एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट होता है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज में राइट होता है, और क्लॉकवाइज में
लेफ्ट होता है, बस इतना ध्यान रखना। तो जब अपन आउटसाइड फेस कर रहे हैं सेंटर के तो इसका उल्टा हो जाएगा, बस इस चीज को ध्यान रखना। E इज टू द लेफ्ट ऑफ D, E जो है वो D के लेफ्ट में बैठा है, यानी कि हम मान लेते हैं कि D यहां बैठा है, तो D का राइट कहां होगा, D का राइट होगा यहां पे, D का लेफ्ट कहां होगा यहां पे, तो E हम मान लेते हैं यहां बैठा है। C इज बिटवीन A एंड B, C जो है वो A एंड B के बीच में है, C कहां है A और B के बीच में है, तो मान लेते हैं A B और बीच में C है। तो अब ये और पोजीशन तो खत्म हो गई, या तो A B और C हो जाएगा या A B और C हो जाएगा, लेकिन कंफर्मेशन नहीं कौन सा कहां पे होगा। और F जो है वो E और A के बीच में होता है, F कहां है E और A के बीच में। अब मुझे पता है कि E यहां है तो F यहां तो हो नहीं सकता, F कहां होगा यहां पे होगा, और E और A के बीच में है तो A यहां पे हो जाएगा, तो A F E ये तो एक वो हो गया, प्लस A और B के बीच में C है ये हमें पता है, तो A यहां हो जाएगा, C बीच में हो जाएगा, और फिर कौन हो जाएगा B हो जाएगा। तो सर्कुलर टेबल का तुम्हें पता चल गया। अब क्या होगा, अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखो, हु इज टू द लेफ्ट ऑफ B, B के लेफ्ट में कौन बैठा है, B कहां है यहां पे है, इसका राइट कहां पे, इसको ऐसे देखो, मान लो मैं ऐसे टेबल में बैठी हूं, मेरा राइट कहां होगा, मेरा राइट यहां पे होगा, यानी कि इस साइड में, तो B की राइट में कौन बैठा है C बैठा है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। हु इज द राइट ऑफ C, C की राइट में कौन बैठा है, अच्छा ये तो लेफ्ट पूछा है ना B के, क्वेश्चंस मिक्स हो जा रहे हैं। B की लेफ्ट में कौन बैठा है, तो ये तो सर B का राइट हो गया, B का लेफ्ट हो गया D। आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर C। फिर C के राइट में कौन बैठा है, अब C यहां पे, C का राइट कहां है इस साइड, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो सर C के राइट में कौन है A है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबव गिवन स्टेटमेंट इज सुपरफ्लुअस, इनमें से ये शायद इसका क्वेश्चन नहीं है, नहीं रुको, विच ऑफ द अबव गिवन सुपरफ्लुअस कौन सी है, कोई सी भी नहीं है भाई, सारी ही इंपॉर्टेंट, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो रिडंडेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर E, ठीक है, नन ऑफ दिस। तो ये हो गया आपका पहला टाइप ऑफ पजल, जहां पे तुमने सिटिंग अरेंजमेंट किया, ये सब्जेक्ट वाला किया, फिर ये हाइट वाला किया, और ये बेंच पे बैठने वाला किया, ठीक है, सर्कुलर टेबल भी, लीनियर भी कर लिया और सर्कुलर अरेंजमेंट भी कर लिया। अब चलो आगे, अब देखते हैं हम एक दूसरा टाइप, एक्सरसाइज नंबर 2 पे चलते हैं अब हम। एक्सरसाइज नंबर 2 पे आ जाओ। अब देखो यहां पे ना 6 लोग दे रखे हैं, ABCDEF, इनके बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, और पहले उसके रिलेशनशिप का पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, और आगे फिर हम देखेंगे। तो पहले इसकी स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, कौन कौन है, A है, B है, C है, D है, E है और F है। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, द नंबर ऑफ मेल्स इक्वल दैट ऑफ फीमेल्स, यानी कि 6 लोगों में से, सॉरी गाइस, यानी कि 6 लोगों में से 3 कौन है मेल है और 3 ही कौन है फीमेल है, बिकॉज इक्वल नंबर है मेल और फीमेल का, ठीक है, तो 6 लोगों में इक्वल करेंगे तो 3-3 ही होंगे, ठीक है। आगे पढ़ो, A एंड E आर सन्स ऑफ F, यानी कि F के 2 बेटे हैं, F के 2 बेटे हैं A और E। अब 2 मेल तो यही हो गए, मतलब मेल अब एक ही बचा है, इतना ध्यान रखना। आगे पढ़ो, D इज द मदर ऑफ 2, D जो है वो 2 की मम्मी है, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। D जो है शी इज मदर, तो फीमेल है ये, है ना, एक लड़का और एक, तो एक मेल बॉय मान लेते हैं और एक गर्ल मान लेते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 3 मेल है 3 फीमेल है, अभी तक कितने मेल और कितने फीमेल हो गए, देखो ये मेल है
ये मेल है और ये मेल है, तो यानी मेरी मेल वैल्यूज तो खत्म हो गई है। अब फीमेल बची है, जिसमें से ये एक फीमेल है और ये एक फीमेल है। ठीक है, ये कंफर्मेशन हो गया है। चलो आगे चलो। B इज द सन ऑफ A। B जो है वो A का बेटा है। B कौन है? A का बेटा है। इसको हम B और G नहीं लिखते हैं, ये मेल और एक फीमेल लिख लेते हैं। अब आगे दिया हुआ क्या है कि B जो है इज द सन ऑफ A। पहले दिया हुआ था कि A और E F के बेटे हैं और B जो है वो A का बेटा है। अब देखो यहां पे हमने लिखा था A और E। A का बेटा कौन है? A का बेटा है B, यानी कि ये मेल वाला जो है, यानी ये इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो A की वाइफ कौन हो जाएगी? A की वाइफ D हो जाएगी। अब हम इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे कि A मेल है तो D फीमेल हो जाएगी, इसकी वाइफ जो मदर है। इनके दो बच्चे थे जिसमें से एक मेल था, तो वो मेल कौन हो गया? वो मेल हो गया B। आगे देखो, देयर इज ओनली वन मैरिड कपल इन द फैमिली एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट एक ही मैरिड कपल है, यानी कि ये A और D जो है सिर्फ ये एक मैरिड कपल है, बाकी कोई नहीं है मैरिड कपल। तो मुझे बताओ, एक मेल और ये मेल हो गया, ये फीमेल है, ये फीमेल है, तो F भी क्या हो जाएगी? फीमेल ही हो जाएगी। तो अब हमें समझ में आ गया क्या स्टेट क्या। ठीक है, अब बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंसेस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दी अबव। क्या रेफरेंस बनाया? F जो है फीमेल है, इसके दो बच्चे हैं, दो बेटे हैं बेसिकली, एक है A और एक है E। दोनों क्या है? मेल है। दोनों क्या है? मेल है। अब A की जो वाइफ है वो कौन है? D है, जो कि फीमेल है। और इसके दो बच्चे हैं, एक है B, A B C बच रहा है, तो यानी कि लड़की कौन हो गई? C। इसमें से ये मेल है और ये फीमेल है, तो 1 2 और 3 फीमेल यहां हो गए, 1 2 3 मेल यहां हो गए। अब रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है। पहला क्वेश्चन, पहला क्या है? A B C आर ऑल फीमेल्स। बताओ A B और C फीमेल्स है क्या? नहीं, क्योंकि F फीमेल है, तो ये तो गलत हो गया। अगला ऑप्शन देखो, A इज द हस्बैंड ऑफ D। ए जो है वो डी का हस्बैंड है, बिल्कुल ये एकदम सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ए बी सी डी ई एफ आर नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर। नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर आज सिटिंग। अब अच्छा, अब ये चेंज हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया है। अब हर क्वेश्चन पे अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। अगला अरेंजमेंट देखो, 6 लोग हैं जो कि 6 कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, रेगुलरली प्लेस्ड अराउंड अ राउंड टेबल। राउंड टेबल यानी कि सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ये राउंड टेबल थी, इसके चारों तरफ 6 कुर्सियां लगाई हुई है। ठीक है, अब इस पे कौन बैठे हुए हैं? तो इस पे ए बी सी डी ई और एफ बैठे हुए हैं। आगे चलो, ए जो है वो डी और एफ के बीच में बैठा है। पहला स्टेटमेंट ये है कि ए जो है वो डी और एफ के बीच में बैठा हुआ है। अब ये ऐसे भी हो सकता है और या फिर ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, पर सर्कुलर है तो इसका फर्क ही नहीं पड़ेगा। हम क्या करेंगे, कहीं पर भी ए को बिठा देते हैं, एक साइड डी होगा, एक साइड एफ होगा, लेकिन एफ यहां है या एफ यहां है वो हमें नहीं पता, तो हम एक बार इसको होल्ड पे डालते हैं, ए लिख देते हैं। सी इज अपोजिट टू द डी, यानी कि सी जो है वो डी के अपोजिट बैठा हुआ है। अब मान लीजिए सी अगर यहां है तो डी यहां है, सी अगर यहां है तो डी यहां है, यानी सी यहां तो नहीं बैठ सकता, या तो यहां होगा और या फिर यहां होगा, या फिर इन चारों पोजीशन में से कहीं होगा। आगे देखो, डी एंड ई आर नॉट ऑन नेबरिंग चेयर्स। डी और ई जो है वो नेबरिंग चेयर्स पे नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, डी और ई नेबरिंग चेयर्स पे नहीं है, यानी कि डी अगर यहां पे है तो ई इधर नहीं होगा, डी अगर यहां पे है तो ई इधर नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अब मुझे एक बात बताओ, इतना इन्फेरेंस तुम निकाल पा रहे हो क्या कि चलो ये ए है तो हम मान लेते हैं कि ये एफ है और ये डी है। ठीक है,
अब इसने बोला कि डी इधर नहीं बैठा है, इस इधर नहीं बैठा है, तो यानी कि ई इधर बैठा होगा। इधर कहां बैठा होगा? इधर बैठा होगा। फिर इसने क्या बोला है कि ए जो है इसका अपोजिट भी दिया हुआ है ना एक, सी इज द अपोजिट ऑफ डी। सी जो है वो डी का अपोजिट है, तो सी अगर डी का अपोजिट है तो यहां पे हम डी कर देंगे, यहां पे सी कर देंगे, ठीक है। ई अगर यहां नहीं बैठा है तो फिर ई यहां बैठा होगा। कंफर्म हो गया। और बचा कौन है? बी, तो बी यहां बैठ जाएगा। अब क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? ए इज अपोजिट टू द बी, ए के अपोजिट बी है क्या? नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सी एंड बी आर नेबर्स, बी और सी नेबर्स हैं क्या? नहीं, बी और सी नेबर्स भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। डी इज द अपोजिट ऑफ ई, डी और ई अपोजिट है, ये भी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हाँ, एंड बी एंड ई आर नेबर्स, बी और ई नेबर्स है क्या? बिल्कुल सर, बी और ई नेबर्स हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझे? अब हर क्वेश्चन पे अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, तो अरेंजमेंट की प्रैक्टिस अब अच्छे से हो जाएगी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। पहले आपको 2 मिनट दिया जाएंगे, आप अरेंजमेंट बनाने की कोशिश करो। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। हेलो, यस, तो क्या लगता है क्या होगा? अरे यार, A, B, C, D, E, F, not necessarily in the same order, are sitting on 6 chairs regularly placed around a round table. फिर से सर्कुलर सिटिंग का क्वेश्चन है, बनाओ अरेंजमेंट कैसा होगा? सर ये सर्कुलर टेबल बना लेते हैं, 6 कुर्सियां हैं, 1 2 3 4 5 6। आगे पढ़ो। ये तो रिपीट ही हो गया क्या? C is opposite to D, D and E are not neighboring। अच्छा, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। 4th पे चलो। हाँ, ये ट्राई करिए। ए बी सी डी ई एफ एंड जी, अब 7 मेंबर्स है, आर मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, जिसमें से 4 तो एडल्ट हैं और 3 बच्चे हैं। तो बाइफर्केशन कर लेते हैं। पहले तो क्या दे रखा है सर? 7 लोग हैं, कौन कौन? ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। ये 7 लोग हमें दिए हुए हैं, और इन 7 लोगों में हमें दे रखा है कि इसमें कितने तो अडल्ट हैं? 4 तो अडल्ट हैं, 4 एडल्ट हैं और 3 चिल्ड्रन हैं। 4 एडल्ट हैं और 3 चिल्ड्रन हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? आगे चलो, आगे स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। टू ऑफ whom
F एंड G आर गर्ल्स, ये ऐसे बोल रहा है कि 3 बच्चों में से 2 जो हैं वो लड़कियां हैं, F और G। तो पहला तो हमें ये पता चल गया कि ये F और G जो है ये दोनों क्या है, चिल्ड्रन है, और दोनों ही क्या हैं, गर्ल्स हैं। दोनों के जेंडर भी पता चल गए। आगे बढ़ो। A एंड D आर ब्रदर्स एंड A इज अ डॉक्टर। A और D जो है वो भाई है। A और D ये क्या है, भाई है, ब्रदर्स हैं। और A क्या है, तो A डॉक्टर है। A क्या है, डॉक्टर है। E is an engineer married to one of the brothers and has 2 children। तो ऑब्वियस सी बात है, डॉक्टर कौन है यहाँ पे, अच्छा ई इंजीनियर है और इन दोनों में से एक की वाइफ है और उनके 2 बच्चे हैं। इतना हमें समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलो। B इज मैरिड टू D एंड G इज देयर चाइल्ड। B जो है इज मैरिड टू D, यानी D की वाइफ कौन हो जाएगी, B हो जाएगी, और इनका एक बच्चा है कौन, एंड G इज देयर चाइल्ड। G कौन है, गर्ल है। G कौन है, गर्ल है। यानी कि ये जिससे शादी की है इन्होंने, इसमें से एक इनका बच्चा है F जो कि लड़की है, और एक और बच्चा है, ठीक है। आगे देखो, इनके 2 बच्चे थे, F एंड G आर गर्ल्स, 3 बच्चे रह गए हैं। इंजीनियर E जो है, ई इंजीनियर है जिसने शादी की हुई है, वन ऑफ द ब्रदर्स। तो ए की वाइफ कौन हो गई, ई हो गई है, एंड ये कौन है, इंजीनियर है। तो ए और ई हस्बैंड वाइफ है, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है। डी और बी हस्बैंड वाइफ है, इनकी एक बच्ची है जी, इसके 2 बच्चे हैं, एक एफ है, तो बच कौन गया, सी बच गया। तो सी इनकी बच्ची है, ठीक है। और ये बेटा है, बिकॉज ये 2 लड़कियां थी, तो ये एक बच्चा होगा, हो सकता है, दिस माइट बी अ केस। सी कौन है, तो सी जी का भाई है, नहीं। एफ का फादर है, नहीं। ई की डॉटर है, ई की डॉटर भी हो सकती है, और ए का बेटा भी हो सकता है। बताओ क्या होगा, क्या आंसर होगा इसका। ऑप्शन ई हो, सी होगा या डी होगा, मुझे ये बताओ। Now see, because it is clearly mentioned here that 2 of them are girls, यानी कि तीसरा बच्चा जो है वो मेल है। ये कॉन्फर्मेशन यहाँ आ गया, तो ये सन हो जाएगा। तो ई की डॉटर वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, ये ए का क्या हो गया, सन हो गया। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 मिनट है, सॉल्व करो इसे। बताइए क्या लगता है क्या होगा। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 पर्सन्स PQRST UV पार्टिसिपेट करते हैं एंड फिनिश ऑल द इवेंट्स ऑफ अ सीरीज ऑफ स्विमिंग रेसेस। कोई टाई नहीं होता है एट द फिनिश ऑफ एनी ऑफ द इवेंट्स, और वी ऑलवेज finishes somewhere ahead of P. P always finishes somewhere ahead of Q. Either R finishes first and T finishes last, Q finishes last। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, आईएएस का, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का। देखो बताओ क्या होगा इसका आंसर।
देखो ये ऐसे बोल रहे हैं कि देयर आर 7 पीपल PQRST UV, ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं ना सीरीज ऑफ इवेंट्स ऑफ स्विमिंग रेसेस, ठीक है, कोई भी टाई नहीं होती है किसी भी गेम के अंदर। और अब स्टेटमेंट देखो, पहला स्टेटमेंट है वी ऑलवेज फिनिशेस समवेयर अहेड ऑफ P। आ जाओ, कितने लोग थे? 7, PQRSTU एंड V। ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि V हमेशा P से पहले खत्म करता है, यानी कि V जो है वो हमेशा P से पहले करेगा। तो हम मान लेते हैं कि रेस में पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, तो V जो है वो हमेशा क्या करेगा? P से पहले करेगा। एंड P ऑलवेज फिनिशेस समवेयर अहेड ऑफ Q, और P हमेशा Q से पहले करता है। क्या ये सीक्वेंस तुम्हें समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है? ठीक है, आगे चलो। इधर R फिनिशेस फर्स्ट एंड T फिनिशेस लास्ट, या तो R और T लास्ट, या तो ऐसा हो रहा है कि R फर्स्ट है और T लास्ट है, या फिर S फिनिशेस फर्स्ट एंड U और Q फिनिशेस लास्ट, S पहले खत्म कर रहा है और U और Q लास्ट कर रहे हैं। इतना समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलो। एक पर्टिकुलर रेस के अंदर V जो है वो 5th पोजीशन पे आता है। V कहां आता है? 5th पोजीशन, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, V यहां पे है। तो मुझे एक बात बताओ, V अगर यहां पे है तो P और Q तो हमेशा इसके नीचे ही होंगे इस सीक्वेंस के हिसाब से, ठीक है। अब R, अब ये जो बच गए हैं R S U और T, ये ऊपर आएंगे, ठीक है। अब इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन बी, वुड बी ट्रू, कैन बी ट्रू, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। S फिनिशेस फर्स्ट, अब मुझे एक बात बताओ, अगर S फिनिश पहले करता है तो U या Q लास्ट में आता है। क्या इसमें Q लास्ट में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो पॉसिबिलिटी क्या होगी कि S यहां पे पहले फर्स्ट आ रहा है। तो R फिनिशेस सेकंड, S फिनिशेस फर्स्ट, T फिनिशेस थर्ड या R फिनिशेस फोर्थ। कंफर्मिटी से हम ये 3 स्टेटमेंट तो नहीं ही बोल सकते हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट के बारे में बोला जा सकता है कि S जो है वो फर्स्ट ही करेगा, बिकॉज Q यहां पे कहां आ रहा है? Q यहां पे लास्ट आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, S फिनिशेस फर्स्ट। अब देखा कैसे कंटेम्पलेशन पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप कंटेम्पलेट क्या करते हैं, उसके ऊपर आपसे सवाल पूछा जाएगा। इस तरीके के रीजनिंग क्वेश्चंस यहां आपको देखे जाएंगे। तो जो हम अभी कर रहे थे वो सिर्फ हमारा बेस डेवलप करने के लिए कर रहे थे। एक्चुअल क्वेश्चंस जो है वो ये टाइप के आपको आगे देखने को मिलेंगे। आगे चलो, अब यहां पूरा सीक्वेंस नहीं बनाना था, यहां इंटेलिजेंस का यूज करना था। तो रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ आप बस एक मेंटल मैथ्स करनी है, ये मत सोच के चला करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग, सक्सेना, डेविड, जैन एंड कुमार वर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स एट प्लेसेस PQRS रिस्पेक्टिवली इन 1970। 1972 में वो ट्रांसफर किए जाते हैं एंड सक्सेना, अच्छा अभी देखो, पहली स्टेटमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। कौन कौन है? सक्सेना का S ले लेंगे, D, J और K, S, D, J और K, S, D, J एंड K। और ये बोला गया है that they were the district collectors at PQRS respectively। रिस्पेक्टिवली यानी कि सक्सेना P का है, डेविड Q का है, जैन R का है, कुमार S का है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। ये कहां का होगा? पहले इनिशियली P का, ये Q का, ये R का और ये S का। इनिशियल स्टेज में यहां होता है। 72 के अंदर इनका ट्रांसफर किया जाता है और ट्रांसफर में क्या होता है? सक्सेना और जैन की प्लेसेस इंटरचेंज हो जाती है एंड कुमार और डेविड की भी इंटरचेंज हो जाती है। यानी 1970 के अंदर ये केस था। 2 साल बाद क्या होता है? किस किस की इंटरचेंज हुई? सक्सेना और जैन की। इन दोनों की आपस में इंटरचेंज हो जाती है और इन दोनों की आपस में इंटरचेंज हो जाती है। तो हम मान लेते हैं कि P को अब कौन हैंडल कर रहा है? जैन कर रहा है। फिर Q को कौन कर रहा है?
क्यू का कौन इंटरचेंज हो गया, कुमार आ गया। फिर आर पे जैन था पहले, अब सक्सेना आ गया। और एस पे पहले कुमार था, अब यहां पे डेविड आ गया। कौन आ गया यहां पे, डेविड आ गया। ये कब की बात है, 1972 की बात है। समझ आ गया, चलो आगे चलो। 1 ईयर लेटर 1973 में इनका फिर से ट्रांसफर होता है, सच दैट डेविड एंड जैन इंटरचेंज्ड प्लेसेस एंड सक्सेना एंड कुमार वर आल्सो इंटरचेंज्ड। देखो अब 1973 में फिर से हुआ। अब इंटरचेंजिंग कैसे हुई देखते हैं। डेविड और जैन इंटरचेंज कर लेते हैं। डेविड और जैन कहाँ है, तो सर ये रहा, ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर लेंगे और कुमार और सक्सेना आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। समझ में आया, चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। कर लेंगे आपस में इंटरचेंज, तो अब 1973 में क्या हो जाएगा, डेविड ऊपर आ जाएगा, जैन नीचे चला जाएगा, सक्सेना ऊपर आ जाएगा, कुमार यहां आ जाएगा। समझ में आ गया 1973 की हालत। चलो अब आगे चलो। What should be the next round of transfers so that all persons could have been posted at all the 4 places? कहने का मतलब ये है कि आप नेक्स्ट राउंड में जो ट्रांसफर करोगे, अब ऐसा कैसे क्या ट्रांसफर करें कि चारों लोग ना वो इनिशियल स्टेज पे चले जाएं, यानी कि इस से इस पे लेकर के आना है। मुझे बताओ, पी पे कौन था, सक्सेना था, अभी कौन है, डी है। तो मैं क्या करूंगी, डी और एस को कर दूंगी, डी और एस को कर दूंगी उल्टे आपस में एक दूसरे से। तो एक तो मैंने डी और एस को कर दिया, तो ये इनिशियल पोजीशन पे आ जाएंगे। और कुमार और जैन को कर दूंगी, कुमार ऊपर है जैन नीचे है। इनिशियल में क्या था, कुमार नीचे था जैन ऊपर था, तो इनको आपस में कर दूंगी। यानी कि डेविड और सक्सेना का हो जाएगा इंटरचेंज, डेविड एंड सक्सेना एज वेल एज जैन एंड कुमार। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, चलो चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये अगला क्वेश्चन देखेंगे सब। देखो, in a group of 6 women there are 4 dancers and 4 vocal musician, 1 actress and 3 violinist। यानी कि ऐसा तो है नहीं कि एक इंसान एक ही कोई प्रोफेशन फॉलो कर रहा है, एक से ज्यादा भी कर सकता है। बिकॉज लोग 6 हैं और प्रोफेशनल लोग कितने हैं, 4 4 4 4 8 9 12, यानी कि हर एक लेडी 2 प्रोफेशन फॉलो कर रही है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है काफी। देखो कितनी लेडीज थी, 4, 6 थी। अब हमें नाम नहीं पता, नाम आगे लिखा हुआ है गिरिजा, वनजा, जलजा, शैलजा।
ठीक है, एक है आपकी तनुजा और एक है पूजा, 6 नाम मिल गए। JSGV तनुजा और पूजा, 6 नाम हो गए, 6 लेडीज हो गई। अब इनमें से 4 क्या हैं, डांसर्स हैं, तो 4 डांसर्स, 4 वोकल म्यूजिशियन, 1 एक्ट्रेस और 3 वायलिनिस्ट है। अब आगे देखो, 3 वायलिनिस्ट थी, उनमें से गिरिजा और वनजा जो है आर अमंग दी वायलिनिस्ट। तो गिरिजा और वनजा इन दोनों में से 2-2 प्रोफेशन है, तो एक तो हो गया इनका वायलिनिस्ट का प्रोफेशन। ठीक है, आगे चलो। While जलजा एंड शैलजा डू नॉट नो हाउ टू प्ले दी वायलिन, यानी कि वी वाला जो है इन दोनों में से किसी में भी नहीं आएगा, सिर्फ इधर आएगा। जो आ सकता है वो इधर लगेंगे, जो बिल्कुल नहीं आएगा वो इस साइड लिख देते हैं। तो इधर वी नहीं आएगा और इधर भी वी नहीं आएगा। आगे चलते हैं। शैलजा एंड तनुजा आर अमंग द डांसर्स। शैलजा और तनुजा इन दोनों में से एक एक प्रोफेशन क्या है, डांसर्स है। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड जलजा, वनजा एंड शैलजा एंड तनुजा आर ऑल वोकल म्यूजिशियंस। अब देखो JVS और T सब पे म्यूजिशियंस लगाना है। JVS और T। जे यहाँ पे एक वोकल म्यूजिशियन, एक यहाँ पे वोकल म्यूजिशियन, जलजा शैलजा VJSV और T। JS, एक T वोकल म्यूजिशियन और एक ये वोकल म्यूजिशियन, मतलब ये वायलिनिस्ट भी है और ये वोकल म्यूजिशियन भी है। आगे चलो। एंड 2 ऑफ देम आर ऑल्सो वायलिनिस्ट। इन दोनों में से जलजा, वनजा, शैलजा और तनुजा में से 2 वायलिनिस्ट भी है। 2 कौन है, वायलिनिस्ट भी है। तो इनमें से ये एक तो वायलिनिस्ट है, ये हमें पता है। ये 2 हो नहीं सकती, बची कौन, ये, यानी कि ये ही वायलिनिस्ट भी है। यही कौन है, वायलिनिस्ट भी है। मतलब इसका मतलब ये भी फिक्स नहीं है कि सबके 2-2 है, हो सकता है कोई एक ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, आगे चलो। इफ पूजा इज एन एक्ट्रेस, अब एक ही एक्ट्रेस थी जो कौन है, पूजा है। पूजा कौन है, एक्ट्रेस है। कितने हो गए, एक एक्ट्रेस हो गया, ठीक है, 1 2 3 4, 4 वोकल म्यूजिशियंस हो गए। ठीक है, 1 2 3 वायलिनिस्ट हो गए, बिल्कुल हो गए। कौन कौन, ये हो गए, ये हो गए, 3 वायलिनिस्ट हो गए। 4 डांसर थे, इनमें से डांसर और बचे कितने हैं, 2 तो ये हैं, यानी कि 2 डांसर और बचे हुए हैं। Who among the following is both a dancer and a violinist? इन्होंने पूछा इनमें से बताइए कौन ऐसा है जो डांसर और वायलिनिस्ट दोनों है। अब मुझे एक बात बताओ, पूजा तो हो नहीं सकती बिकॉज ये डांसर और वायलिनिस्ट, वायलिनिस्ट तो ये है नहीं। वायलिनिस्ट के ऑप्शंस कौन कौन से हैं, एक तो ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ये नहीं है और एक ये है। तो यानी कि डांसर और वायलिनिस्ट का यही एक ऑप्शन है, यानी कि कौन है, तनुजा। कौन है, ऑप्शन नंबर सी, तनुजा। समझे, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था थोड़ा, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो, तुम्हारे दिमाग के तार खुला खोल ले गए सारे क्वेश्चन ना। अगला क्वेश्चन देखो। बहुत अलग 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 चीजें दे रखी है ना इसमें। अब इनमें से मैं 10 तुम्हें करवाऊंगी 15 क्वेश्चंस और 10 क्वेश्चंस तुम्हें इसमें होमवर्क को मिलेंगे। ये सारी प्रैक्टिस के लिए हैं तुम्हारे। In a group of 6 women, there are 4 table tennis players, 4 postgraduates in economics, 1 graduate in commerce, and 3 bank employees. Vimla, Kamala are among the bank employees. Amla, Komala, देख लो, कमला, कोमला, अमला, विमला, निर्मला एंड श्यामला। पहले तो 6 वुमेन के नाम आइडेंटिफाई करके साइड में लिख लो और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो लिख लो। जैसे ऊपर डांसर वायलिनिस्ट की थी वैसे लिखो। ट्राई करो इस क्वेश्चन को।
ओके, अब देखो कितने विमेन है, 6 लोग हैं, 6 के नाम आइडेंटिफाई कर लिए होंगे आई होप आप लोगों ने। कौन कौन है? विमला, कमला, अमला, कोमला। पहले ये लिख लेते हैं, विमला, कमला, विमला, कमला। ये देखो नाम भी ऐसे रखे हैं ताकि तुम कंफ्यूज हो क्वेश्चन पढ़ने में, 4 बार तो तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने में लग जाए। अमला और कोमला, वरना किसके नाम होते हैं ये, अमला, कोमला। फिर कौन है? निर्मला और श्यामला, निर्मला एंड श्यामला। अंडरस्टूड? यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? चलो अब आगे चलो। अब इधर ना 4 टेबल टेनिस प्लेयर है, तो हम लिख सकते 4 टीटी प्लेयर, 4 पोस्ट ग्रेजुएट, 4 पीजी इन इकोनॉमी, पीजीई एक और एक पीजीसी। 4 टीटी प्लेयर्स, 4 ही है ना पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, इकोनॉमी। 4 है पीजी इन इकोनॉमी, ठीक है। एक कौन है? पीजी इन कॉमर्स, और 3 है आपके बैंक एम्प्लॉय। 3 नहीं, 3 ही है ना, 3 बैंक एम्प्लॉयज, ठीक है। 3 कितने हैं? बैंक एम्प्लॉयज। चलो अब आगे चलते हैं। प्री रिक्विजिट्स लिख लिए तुमने, अब स्टेटमेंट पढ़ो। पहला, कमला और विमला जो है आर अमंग द बैंक एम्प्लॉयज। कमला और कौन कौन है? कमला और विमला। कमला और विमला ये कौन है? बैंक एम्प्लॉयज है। बैंक एम्प्लॉयज लिख देते हैं। टोटल कितनी थी? 3 थी, यानी कि अब और एक बची है। वाइल अमला एंड कोमला आर अनएम्प्लॉयड। अमला और कोमला जो है वो अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड से मतलब कि ये बैंक एम्प्लॉय नहीं हो सकती, अमला और कोमला। यानी कि इधर हम लिख लेते हैं कि ये और ये भी बैंक एम्प्लॉय नहीं हो सकती और ये भी बैंक एम्प्लॉय नहीं हो सकती। जो हो सकती है वो हम इधर लिख रहे हैं, जो नहीं हो सकती वो हम इधर लिख रहे हैं। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। कोमला एंड निर्मला आर अमंग द टीटी प्लेयर्स। ये कोमला और निर्मला कहाँ है? कोमला और निर्मला ये कौन है? टीटी प्लेयर्स हैं, ठीक है। आगे चलो, ये चारों जो हैं, अमला, कोमला, कमला और निर्मला, दीज आर पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स। आगे आगे वाले लेटर्स लिख लो, ए के एन। ए के एन ये कौन है? पीजीई। ये कौन है? पीजीई। ये भी कौन है? पीजीई। और ये भी कौन है? पीजीई। ठीक है, हो गया। जो जो स्टेटमेंट होगा उनको काटते जाओ ताकि तुम कंफ्यूज नहीं होगे पढ़ने में। इसमें आगे भी ये लिखा हुआ है, ऑफ हुम 2 आर बैंक एम्प्लॉयज। इनमें से 2 बैंक एम्प्लॉयज है ना, जो ये पीजीई वाले है ना, इनमें से 2 बैंक एम्प्लॉयज है। तो एक तो ये हो गई बैंक एम्प्लॉय, ये दोनों हो नहीं सकती, तो मतलब आखिरी बैंक एम्प्लॉय कौन सी है? ये है। अब समझ में आया? नहीं हो सकती वो लिखना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है। अब हमें पता था कि इन चारों में से 2 बैंक एम्प्लॉय है, एक तो ये है, हमें पता है। ये दोनों हो नहीं सकती, तो बची कौन? ये। तो इसलिए तीसरी बैंक एम्प्लॉय कौन होगी? ये होगी। तो हम कर देते हैं कि ये हमारा हो गया है, और 4 हमारे जो पीजी इकोनॉमी वाले हैं वो भी हमें मिल गए हैं। इसमें से हमें 2 मिल गए हैं। आगे देखो, ठीक है। इफ श्यामला इज अ पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स, श्यामला जो है ये है आपकी पीजी इन कॉमर्स, यानी कि ये भी हमें मिल गई है। अब कौन बचे हैं? 2 टीटी प्लेयर बचे हैं, ठीक है। Which are who among the following is both a TT player and a bank employee? अब मुझे एक बात बताओ, टीटी प्लेयर और बैंक एम्प्लॉय दोनों कौन है? अब बैंक एम्प्लॉय एक तो ये है, एक ये है, ठीक है, और कौन है? एक ये है। ये भी दोनों है, ये तो कंफर्म है। बाकी का हम बता नहीं सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि बाकी के 2 टीटी प्लेयर्स कौन है। कॉन्फर्मेशन किसका है आपके पास में? निर्मला का है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट हो जाएगा। ये टीटी प्लेयर भी है और बैंक एम्प्लॉय भी है। ठीक है, चलो आगे चलो। जिसका कंफर्म, ऐसा केस में क्या करना है, जो कंफर्म, अगर ऑप्शन नहीं दे रखा है कांट बी डिटरमाइंड वाला, तो जो कंफर्म आपको पता है उसको लिख दो, जितनी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए इज सिटेड बिटवीन डी एंड एफ एट अ राउंड टेबल। राउंड टेबल में है ए डी एफ सी ई डी बी, यानी कि 6 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ, और राउंड टेबल पे बैठे हुए हैं। ये राउंड टेबल रही आपकी 1 2 3 4 5 6, और लोग कौन कौन है, ए बी सी डी ई एफ। ए इज सिटेड बिटवीन डी एंड एफ। चलो पहला स्टेटमेंट क्या है कि ए जो है वो डी और एफ के बीच में बैठा हुआ है, तो हम मान लेते हैं डी और एफ और बीच में ए। डी यहां मान लेते हैं, एफ यहां मान लेते हैं, ए यहां मान लेते हैं। आगे चलो, C and E is not seated opposite to D। अपोजिट टू D कौन आएगा, यहां आएगा। यहां C और E नहीं आ सकते हैं, तो यानी कि बाकी दो पोजीशन पे C और E आएंगे। ठीक है, तो यहां कौन आएगा, B आ जाएगा। F तो इसका अपोजिट होगा नहीं। ठीक है, Who sits opposite to B, तो बताओ कौन बैठेगा अपोजिट टू B। इतनी सी इंफॉर्मेशन में बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। B का अपोजिट कौन है, D है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, D। ठीक है, चलो आगे चलो। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ओके वेट, C एंड नॉट E इज सिटेड अपोजिट टू D। यहां पे ये बोला गया है कि D के अपोजिट में C है, E नहीं है, तो इसका अपोजिट B होगा, वो जरूरी नहीं है। चलो चलो ठीक है, सॉरी 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 सॉरी। देन हु सिट्स अपोजिट टू B, तो B के अपोजिट कौन बैठता है ये बताइए। क्या ये आप डिटरमाइन कर सकते हो, B के अपोजिट कौन बैठता है। देखो B यहां तो यहां पे आएगा, है ना, लेकिन B अगर यहां पे आया तो F इसका अपोजिट हो जाएगा। A के अपोजिट यहां आया तो ये B इसका अपोजिट हो जाएगा A। दोनों केसेस पॉसिबल हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा सा है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, अगला क्वेश्चन चलो। देयर आर 5 बस स्टॉप्स A B C D E एट इक्वल इंटरवल्स। अब ये बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Now see, there are 5 bus stops A, B, C, D, E at equal intervals. C is not the middle stop. A and E are not terminal stop. अब देखो 5 स्टॉप हैं बस के, ठीक है। इसमें से ये बोला गया है कि जो C है वो मिडल नहीं होगा। अब हम वापस क्या करेंगे, जो हो सकता है वो इधर लिखेंगे, जो नहीं हो सकता है वो यहां नहीं लिखेंगे। C यहां नहीं होगा, A और E आर नॉट टर्मिनल स्टॉप्स, यानी कि एंड पे A और E नहीं हो सकते, ना यहां हो सकते हैं और ना यहां हो सकते हैं। आगे चलो, C comes twice as many stops before D in upward journey as B comes after A। B जो है वो A के बाद में आता है, यानी कि D के ऊपर C जो है उतने स्टेशन पहले आता है जो B का A है। B comes after A। A के बाद मान लीजिए A के बाद में जस्ट बाद में B आ रहा है, यानी कि अगला स्टेशन ही है, तो D C जो है वो उसके 2 गुना यानी कि 2 स्टेशन पहले आएगा। दैट मीन्स ऐसे समझा देती हूँ, C जो है वो D के इतना ऊपर है जितना A के नीचे B है ना, इसका डबल। समझ में आ गया, ठीक है। अब C क्योंकि मिडिल में नहीं आ सकता, तो आप हम कह सकते हैं कि मान लो यहाँ पे A नहीं आएगा, यहाँ पे A नहीं आएगा, यहाँ A आ गया और यहाँ B आ गया, तो डबल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ A आ गया, यहाँ B आ गया, तो भी यहाँ डबल वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो हम कह देते हैं कि यहाँ पे B है और यहाँ पे A है, बिकॉज A यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल ये हो जाएगा। फिर
ई जो है वो टॉप पे नहीं आएगा, दैट मीन्स ई कहां आएगा आपका, डी कहां आएगा, यहां पे आएगा, बिकॉज उसके डबल आएगा, तो सी ऊपर आ जाएगा और ई इसके बीच में आ जाएगा। डबल वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसके जस्ट अगला है, तो ये सी जो है इसका एक छोड़ के एक है, दो का डिफरेंस है, इसमें एक का डिफरेंस है तो इसमें दो का डिफरेंस है। क्या ये इसका 2 टाइम्स हो गया? अब समझ में आया ये अरेंजमेंट? ठीक है, अब आगे चलो, क्वेश्चन देखो। D इज द फर्स्ट स्टॉप इन डाउनवर्ड जर्नी। D जो है वो डाउनवर्ड जर्नी में फर्स्ट स्टॉप है, डाउनवर्ड जर्नी में फर्स्ट स्टॉप है, ठीक है। गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टॉप इन डाउनवर्ड जर्नी। D E A C B। अच्छा, यहां से चालू हो रहा है, तो यहां से चालू होगा डाउनवर्ड में, तो D A B C E ये हो जाएगा। D A B C E दिख रहा है कहीं है ऑप्शन? D A E C B, D A C E B, D A D E A C B, C B। क्या ये अरेंजमेंट गलत है? हो सकता है, गलत भी हो सकता है। एक बार वापस इसको बनाने की कोशिश करते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार वापस से देखो, क्या हो सकता है इसमें। 5 बस स्टॉप है जो इक्वल इंटरवल पे हैं, सी जो है वो मिडिल नहीं है, ठीक है। सी कम्स ट्वाइस एज मेनी स्टॉप्स बिफोर डी इन अपवर्ड जर्नी एज बी कम्स आफ्टर ए, ठीक है। बी जो है ए के बाद आ रहा है। डी इज द फर्स्ट स्टॉप इन डाउनवर्ड जर्नी। ओके, इस क्वेश्चन को भी एक बार छोड़ दो, इसमें भी जो आपका क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम दिया रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अभी कितने हो गए? 10 क्वेश्चंस हो गए ना। नाउ सी द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू आर डूइंग हियर, इसमें और आपके नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये तुम्हारी ही प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यूज दे रखे हैं। इस तरीके से इनको प्रैक्टिस करते जाओ, तुम्हारे अरेंजमेंट पैटर्न को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते जाओ, जिससे तुम्हारी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग इसमें डेवलप होगी। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आई विल सी यू टुमारो, जहां पे हम हमारा अगला टेस्ट करेंगे, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसको पीडीएफ को आपको लिंक में हमने, इसका जो डिस्क्रिप्शन है इसमें हमने लिंक में डाल दिया है, जाओ इस पीडीएफ को डाउनलोड करो और इस पीडीएफ के सारे क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करो। ठीक है, इसमें से 10 क्वेश्चन छोड़ देना, उसमें कुछ मिस्टेक है, बाकी सारे क्वेश्चन सही है, तो आप ये सारे क्वेश्चंस करेंगे और मुझे बताएंगे कल। ठीक है, ओके। एक इसमें मैं आपको ये क्वेश्चन करवा सकती हूँ, बट ये भी तुम खुद से ही करो, बिकॉज ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी तुम खुद से ही करो। ये भी बहुत 10th भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बट इसमें शायद कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें बीच में एक सेंटेंस मिस हो गया है। हाँ, तो इसको एक बार छोड़ देते हैं, बाकी आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आई सी यू टुमारो फॉर द सेम रीजनिंग मॉड्यूल, एंड कल हम चालू करेंगे हमारा अगला चैप्टर। टिल देन कीप रिवाइजिंग स्मार्टली, कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस एज मेनी एज पॉसिबल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू टुमारो।